जापान एक ऐसी कंट्री है जो बाकी दुनिया से बिल्कुल कल्चरली आइसोलेटेड है। यहाँ के लोग थोड़े कल्चरली कंजर्वेटिव होते हैं। ऐसे में ये कोई खास बात नहीं कि एनिमेशन स्टूडियोज ने कभी दूसरी कंट्रीज में एनिमे को फेमस करने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी आज ठीक इसका उल्टा हो रहा है। एनिमे पूरी दुनिया में पॉपुलर है। एनिमेशन स्टूडियोज भी फॉरेन ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए एनिमे में बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी फॉरेन फ्रेंचाइजी पर एनिमे बननी शुरू हो चुकी हैं। पर ये चेंजेस आई कैसे और ये नई एनिमे से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सब आज के इस वीडियो में हम पता करेंगे। शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से। दुनिया की सबसे पहली एनिमे, इसका नाम था डल सोर्ड और ये 1917 में आई थी। पर बाकी दुनिया तक पहुंचने के लिए एनिमे को कुछ 40 साल और वेट करना था। पहले एनिमे जो अमेरिका में रिलीज हुए वो थे टोई एनिमेशन के मैजिक बॉय और द व्हाइट स्नेक इंचेंट्रेस। ये दोनों अमेरिका में 1961 में रिलीज हुए, पर इसे कोई खास सक्सेस नहीं मिली। एनिमे को पहली सक्सेस एस्ट्रो बॉय के रूप में मिली। 1963 में रिलीज हुआ एस्ट्रो बॉय, जो अमेरिका में बहुत फेमस हुआ, लेकिन फिर भी ज्यादातर एनिमेशन स्टूडियोज ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और वो मेनली जापान के लिए ही एनिमे प्रोड्यूस करते रहे। अब तक अमेरिकन कंपनीज को एस्ट्रो बॉय के सक्सेस से एनिमे के पोटेंशियल का पता तो चल गया था। 1980s में निकलोडियन, सीबीएन और एचबीओ जैसे चैनल्स ने एनिमे का रेगुलर टेलीकास्ट शुरू किया। निकलोडियन चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। डिज्नी ने भी एनिमे स्टूडियोज से पार्टनरशिप करके लिटिल वुमेन और टॉम सॉयर जैसे क्लासिक स्टोरीज का एनिमे वर्जन बनाया। मेका रोबोट्स और स्पेस पर बेस्ड एनिमे इस एरा में बहुत फेमस थे। ट्रांसफॉर्मर्स और वोल्ट्रॉन जैसे एनिमे के तो मर्चेंडाइज भी बहुत फेमस हो रहे थे। बट ऑन दी अदर हैंड बाकी एनिमे अमेरिकन मार्केट में फेल कर गए। इसका मेन रीजन था एनिमे का हेविली डब होना। टू मैच द अमेरिकन मार्केट, एनिमे कैरेक्टर्स के नाम से लेकर बहुत सारी चीजें चेंज की जाती थी। इस वजह से वो लोगों को कई बार पसंद नहीं आता था। फिर 1989 में आया अकीरा तोरियामा का ड्रैगन बॉल और ये अमेरिकन मार्केट में बुरी तरीके से फेल हो गया। नाइनटीन 1990s का फर्स्ट हाफ एनिमे के लिए कुछ खास नहीं था। 1993 में माय नेबर टोटोरो का डब आया, लेकिन ये उतना पॉपुलर नहीं हुआ। पर उसके जैसी गिबली फिल्म्स जैसे अकीरा और स्काई इन द कैसल को कल्ट जैसी फॉलोइंग मिलने लगी। 1995 में एक बार फिर से ड्रैगन बॉल को एयर करने की कोशिश की गई। इस बार इसका डब फनीमेशन ने किया था, पर इसे भी लो रेटिंग्स मिली और एक सीजन के बाद ये कैंसिल हो गया। इसके बाद डिज्नी और फनीमेशन ने सेलर मून और ड्रैगन बॉल जी लाया एंड फाइनली ये दोनों बहुत बड़े सक्सेस साबित हुए और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से एनिमे मेन स्ट्रीम मीडिया बनना शुरू हुआ। इसके बाद कार्टून नेटवर्क ने 1998 में टूनामी के अंडर ड्रैगन बॉल जी का टेलीकास्ट शुरू किया और इसकी पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट कर गई। मेन रीजन बीइंग कि ये स्कूल खत्म होने के ठीक बाद शुरू होता था। और इसी साल एक और बड़ी हिट पोकेमॉन भी रिलीज हुई। इसका टेलीकास्ट तो सक्सेसफुल हुआ ही, पर साथ ही साथ इसके मर्चेंडाइज भी बहुत फेमस हुए। पोकेमॉन के ट्रेडिंग कार्ड गेम्स और वीडियो गेम्स इतने सक्सेसफुल हुए कि वो आज भी हाईएस्ट अर्निंग एनिमे हैं। अब सारी बड़ी कंपनियों को यह समझ में आ चुका था कि एनिमे कितने पॉपुलर हो सकते हैं और इसमें कितना पैसा है। सभी बड़ी टेलीकास्टिंग कंपनीज ने एक के बाद एक नए एनिमे के नाम की झड़ी लगा दी। रुरोनी केंशिन, यू यू हाकुशो, गंडम, फुल मेटल एल्केमिस्ट जैसे क्लासिक्स टीवी पर रिलीज हुए। बट इन्हीं के बीच 3 खास एनिमे भी रिलीज हुए जिन्हें बिग 3 के नाम से जाना गया, नारुतो, वन पीस और ब्लीच। नारुतो का टेलीकास्ट एक्सट्रीमली पॉपुलर हुआ और ये हाउस होल्ड नेम बन गया और ये आज भी वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे में से एक है। बट वन पीस और ब्लीच के टेलीकास्ट उस लेवल का सक्सेस अचीव नहीं कर पाए। इसका मेन रीजन ये था कि ड्रैगन बॉल के सक्सेस के बाद टोई एनिमेशन वन पीस को फॉरेन कंट्रीज में फेमस करने के लिए डेस्परेट था। इस वजह से कुछ और एनिमे के साथ उन्होंने वन पीस को एक पैकेज डील के रूप में 4 किड्स को बेच दिया। और 4 किड्स का वन पीस वर्जन कितना खराब था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट वन पीस और ब्लीच ने सक्सेस अचीव करने के दूसरे तरीके खोज लिए। भले ही एनिमे का टेलीकास्ट पहले से बहुत बढ़ गया था, फिर भी फैंस को और एनिमे चाहिए था और इन्हीं में से कुछ फैंस ने फैन सब्स और एनिमे पायरेसी स्टार्ट किया। और ऐसे साइट्स पर जिन एनिमे का डब नहीं बना वो भी सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल थे। और इसके साथ ही नीश जापानीज एनिमे जो कि पूरी तरीके से जापानीज कल्चर पे बेस्ड थे वो भी वर्ल्ड वाइड फेमस होने लगे। इसी समय यूट्यूब एरा भी शुरू हुआ और कुछ यूट्यूबर्स ने एनिमे रिव्यूज़ करना शुरू कर दिया।
जैसे जैसे उनकी फॉलोइंग बढ़ी, ओटाकू कल्चर स्टार्टेड टेकिंग शेप। इसके साथ ही मांगा के भी ऑफिशियल इंग्लिश वर्जन्स रिलीज होने शुरू हो गए और ये मार्वल और डीसी के कॉमिक्स को टक्कर देने लगे। ऑल्सो अ बिग पॉइंट इन दिस एरा वाज गिबली फिल्म स्पिरिटेड अवे को ऑस्कर मिलना। And the Oscar goes to, let's see, Spirited Away, Hayao Miyazaki. जिसकी वजह से एनिमे को उसके फॉलोइंग के बाहर भी पहचान मिलने लगी। एनिमे फैंस के लिए एनिमे अब एक ड्रग की तरह था। इसकी लत तो उन्हें लग गई थी, पर कंपनीज नई एनिमे नहीं ला रहे थे और इस वजह से फैन सब्स और पायरेसी की पॉपुलैरिटी नई हाइट रीच करने लगी। ये बिल्कुल द ग्रेट पायरेट एरा की तरह ही था। पायरेसी साइट्स पायरेट्स थे जो एनिमे की चोरी करके लाते थे और जापानीज कंपनी मरीन्स जो उन पर स्ट्राइक्स और कोर्ट केस करके बंद करवाने की कोशिश करते थे। क्रंची रोल और नेटफ्लिक्स जैसे साइट्स पर एनिमे आने के बाद भी पायरेसी कम नहीं हुई। इसका मेन रीज़न था कि ये साइट्स सिर्फ गिनी चुनी एनिमे ही रिलीज़ कर पाते थे, जबकि किस एनिमे और 9 एनिमे जैसी साइट्स पर आपको दुनिया की कोई भी एनिमे जापान में रिलीज़ होते ही मिल जाती। पायरेसी की मदद से एनिमे वर्ल्ड वाइड ईजिली अवेलेबल था। इजी एक्सेस होने की वजह से एनिमे की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी। फिर आया कोविड-19 और इसके लॉकडाउन के दौरान एनिमे की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट कर गई। अटैक ऑन टाइटन और डीमन स्लेयर जैसे एनिमे हॉलीवुड सीरीज को पीछे छोड़कर सीजन के सबसे पॉपुलर शो बने, मेनली बिकॉज लॉकडाउन के बाद सिर्फ एनिमे ही एक ऐसा सोर्स था जो प्रोडक्शन कंटिन्यू कर पाया, क्योंकि ये रिमोटली वर्क फ्रॉम होम से भी किया जा सकता है। वी स्टार्टेड सीइंग कि एनिमेशन स्टूडियोज फॉरेन ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए एनिमे में वेस्टर्न कल्चर और रेफरेंसेस डाल रहे हैं। यू कैन से कि एनिमे पहले भी वेस्टर्न कल्चर को रेफरेंस करता था। We have seen Monster, Banana Fish या जोजो जो कम्प्लीटली डिफरेंट कंट्री में बेस्ड हैं। बट द थिंग इज कि एनिमेशन स्टूडियोज अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ चुके थे। अटैक ऑन टाइटन की पॉपुलैरिटी के बाद वी सडनली सी कि 4th सीजन में वो इंग्लिश ओपनिंग थीम्स यूज़ करता है और भी बहुत सारे एनिमे जैसे विनलैंड सागा ने सेम ट्रेंड फॉलो किया। काइजू नंबर 8 इसे एक और स्टेप ऊपर ले गया। उन्होंने अपनी ओपनिंग और एंडिंग फॉरेन आर्टिस्ट यंग ब्लड और वन रिपब्लिक से करवाई और अब तो ये इसे पूरा का पूरा एक फ्लोर ऊपर ले जा रहे हैं। लाइव एक्शन को उनो रिवर्स दिखाते हुए इन्होंने बहुत सारी मूवी फ्रेंचाइजी का एनिमे वर्जन अनाउंस किया है। जॉन विक, टर्मिनेटर, सुसाइड स्क्वाड, बैटमैन, स्ट्रेंजर थिंग्स, फार क्राई, ब्रूस ली एंड द लिस्ट गोज ऑन, इन सभी के एनिमे अनाउंस हो चुके हैं। एनिमे के इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से एनिमे इंडस्ट्री अभी थ्राइव कर रही है एंड वी कैन सी मोर एंड मोर बजट गो इनटू एनिमेशंस। इसके साथ ही अंडरपेड एनिमेटर्स की इशू भी इस वजह से थोड़ी बहुत सॉल्व हुई है। एनिमे की वजह से बहुत सारे लोग जापानीज कल्चर और लिटरेचर में इंटरेस्टेड हुए हैं और अब एनिमे सिर्फ जापानीज एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक वर्ल्ड वाइड मेन स्ट्रीम मीडिया बन चुका है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि हमने किसी एनिमे को मिस कर दिया तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आवर गोल इज 10,000 सब्सक्राइबर्स बिफोर एंड ऑफ जुलाई। होप यू एंजॉयड। मिलते हैं अगले वीडियो में।